Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है। और इससे पहले भाग में हमने क्या किया था, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना था। आज हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझनी है। मैंने आपको पहले भाग में एक ब्रीफ दिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अणुसंख्या होती क्या है। आपकी वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। और चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में पढ़नी है आपको। तो आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए बच्चे, स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आज हमें देखना है बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है ना। अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में हमने बात करनी है। तो वह सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय कणों की प्रकृति पर। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या बच्चों? ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण जो आपके उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। किन के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं? आपके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन property of solution which depend upon property of solution which depend upon number of solute particle, depend upon number of solute particle, depend upon number of solute particle, ठीक है ना। सॉल्यूट पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? मोल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक। आपके और क्या हो सकते हैं? आपके आयंस हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हो सकते हैं। ये सारी की सारी क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। एंड डज नॉट डिपेंड upon nature of solute, सॉल्यूट के नेचर पे, किस तरीके का सॉल्यूट आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करते, है ना। हम देखेंगे चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो उस वजह से आपका वेपर प्रेशर में क्या आ सकता है? लोअरिंग आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो सकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर में भी फर्क आ सकता है। तो चार चीजें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवमंदन,
देखिए, तो है क्या ये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा, हमने सीखा था कि भाई किसी भी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना। कोई आपके पास विलायक है ना, कोई आपके पास विलायक है, तो किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा, है ना। और राउल्ट ने भी ये सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवमनन केवल विलय कणों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, कि विलय जो कण है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, उनकी प्रकृति पे नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे दर्शाया था, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से हमने ये बात की थी कि भाई रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की थी ना कि भाई जो प्योर लिक्विड है, हमने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला कि हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, इस कंटेनर में हमारे पास प्योर लिक्विड ए है। इसके क्या है बच्चों, इसका वेपर प्रेशर है, और एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे पी नॉट ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। इसमें हमने बच्चों इसमें हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। क्या किया, इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड भी करा, तो हमने देखा कि यहाँ पर ए के मॉलिक्यूल, सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स थे, और उन ए के मॉलिक्यूल से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने सॉल्यूट बी डाला, तो हमने जब सॉल्यूट बी डाला तो हुआ क्या कि हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ, ए आपका सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब हमने देखा कि ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों बी के मॉलिक्यूल्स भी आके बैठ गए, और उन्होंने ए के मॉलिक्यूल्स को नीचे धकेल दिया, है ना। क्यों ए के मॉलिक्यूल नीचे धकेल दिया, क्योंकि जो बी है वो नॉन वोलेटाइल है। ये क्या करता है, पहले जब शुद्ध वातावरण में वेपर्स बन रहे थे, तो बीच में आके क्या करता है, बैठ जाता है, जिस वजह से वेपर्स को बनने नहीं देता। क्या करता है, वेपर्स को बनने नहीं देता। और जब वेपर्स नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा, जब वेपर्स नहीं बनते, तो वेपर्स नहीं बनने से आपका होता क्या है कि वेपर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये वेपर प्रेशर जो पी ए है, ये वेपर प्रेशर पी ए है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने बात की थी कि जो पी ए है, पी ए इज लोअर देन पी नॉट ए। जितने वेपर्स प्योर लिक्विड में बन रहे थे, उतने अभी किसमें, उतने अभी उसमें इस सॉल्यूशन में नहीं बन रहे, है ना। जाहिर सी बात है, आपके पास पानी है, उसको गर्म करने रखिए, वो तुरंत ही क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में बदल जाएगा। लेकिन मैं उसमें अगर क्या डाल दूं, मैं उसमें यूरिया डाल दूं, या मैं थोड़ा सा शुगर डाल दूं, शुगर डालने से क्या होगा, अब उसको आप उबालिए, तो अभी शुगर के पार्टिकल जो सॉल्यूट है, उन्होंने उसके साथ मिक्स हो गए, तो उसको एकदम से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जिस वजह से वेपर अभी कम रेट से बनेंगे और कम बनेंगे। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि addition of non-volatile solute decrease the vapor pressure, या on addition of non-volatile solute vapor pressure is lowered। और जितना ज्यादा ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के मोल फ्रैक्शन, जितने ज्यादा आपके ए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए के मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, और जितने कम ए के मॉलिक्यूल्स, उतना ही कम वेपर प्रेशर। यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल क्या है, काफी ज्यादा है, जितने ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके ए के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, तो कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। अब रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने किया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमने रॉल्स लॉ में पढ़ी है, ठीक है ना, रॉल्स लॉ में पढ़ी है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाओगे तो के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के जीटा ए। तो पी ए कितना हो गया, पी ए हो गया आपके पास के जीटा ए, है ना, पी ए के जीटा ए। और जो जिसमें हम के को किससे रिप्लेस करते थे, हम के को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए से क्या करते थे, रिप्लेस करते थे। तो पी ए हमारे पास कितना हो जाता था, पी ए हमारे पास हो जाता था पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है ना। पी ए कितना हो जाता था, पी नॉट ए जीटा ए हमारे पास पी ए हो जाता था। अब सभी को पता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में जितने ज्यादा कितने भी कंपोनेंट हो,
कितने भी कंपोनेंट हो, मोल फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 1 के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, हमेशा 1 के बराबर, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, हमेशा 1 के बराबर, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो तो और अगर नहीं हो तो हमको पता है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, उसमें दो कंपोनेंट ए और बी, तो हम ऐसे लिखेंगे भाई जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखेंगे हम। ये रिलेशन था हमारे पास। अगर आपके पास सॉल्यूशन तैयार हुआ है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक आपका क्या है, बी है। अब ए और बी है, अब आपको क्या बताना है कि जो मोल फ्रैक्शन है, ए के मोल, ए के नंबर ऑफ मोल्स है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो जीटा ए और जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1, एक के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ से अगर जीटा ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बी को उधर भेज दो कितना हो जाएगा, 1 माइनस जीटा बी। तो जीटा ए की जगह आ जाएगा आपके पास 1 माइनस जीटा बी, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, है ना, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी इधर आ गया। आप क्या करें, आप पी नॉट ए जीटा बी को इधर लाएंगे, आप पॉजिटिव करेंगे, पी नॉट ए जीटा बी को आप पॉजिटिव करें, इधर चले जाएगा, इधर क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी, है ना, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा। आप क्या करें, जीटा बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, है ना। जीटा बी कितना आ गया, जीटा बी आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है ना, पी नॉट ए। अब बच्चों आप ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, आप ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आ रहा है, कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही, अब देखिए ना, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली छोटी, बीच में माइनस है ना, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब आएगी, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब आएगी, जब ये बड़ी हो और ये छोटी हो, और है ना, और पी नॉट है, प्योर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है आपके पार्शियल से, है ना, तो लोअरिंग हो गया, क्या हो गया, कम हो गया वेपर प्रेशर में। और जीटा बी क्या है, ये आपके पास क्या है, जीटा बी मोल फ्रैक्शन है। क्या है, जीटा बी आपका मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, जीटा बी आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। जीटा बी किसका है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है ना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो ये वाला जो रिलेशन है, कौन सा, जीटा ए, ये जो रिलेशन आया हमारे पास, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन जीटा, ये रिलेशन हमारे सामने आया क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन जीटा व्हाट, जीटा क्या आया हमारे पास, सॉरी, पी नॉट ए आया, कितना आया, पी नॉट ए आया, ये हमारे पास रिलेशन आया, है ना, ये हमारे पास रिलेशन आया, ठीक है ना। जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, और दिस इज व्हाट, इसको हम कहते हैं, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यही आपके पास पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग, यही आपके पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही पहली प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही क्या है हमारे पास पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरीके से ये आपकी तरह जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, कैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं उससे, ताकि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है। किसी ताप पर बेंजीन, बेंजीन को बच्चों
C6H6 लिखते हैं। किसी ताप पर बेंजीन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, है ना, बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? बेंजीन का वाष्प दाब है 0.850 बार, 0.850 बार, है ना। अब हुआ क्या कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील, अवाष्प नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना, वाष्पशील, अवाष्पशील क्या हुआ? 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठीक है ना, ठोस को ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, है ना, 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है, मैं घोला गया, मैं क्या किया बच्चों? घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार, कितना? 0.845 बार है। क्या करना है? ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा हमको? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसका है? शुद्ध बेंजीन का, प्योर बेंजीन का वाष्प दाब। तो प्योर ग्लैम किससे डिनोट करते हैं? प्योर ग्लैम P0 से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखो बेंजीन क्या है बच्चों? ये सॉल्वेंट है। यहाँ पे बेंजीन ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को आपने क्या लेना है? A से डिनोट करना है। P0 है, कितना हो गया? 0.850 बार, है ना। P0 इतना हो गया। तो किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, ठीक है ना। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील, है ना, हमने क्या करा? 0.5 ग्राम हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, है ना। क्या करा हमने? 0.5 ग्राम हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने 0.5 ग्राम डाल दिया। कितने में डाला? ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो सॉल्यूट है हमारे पास। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास, देखो सॉल्यूट को आप कैसे डिनोट करोगे? कितना आप घोल रहे हो उसको W से करेंगे, W। और सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को आप B लोगे। कितना घोल रहे हो आप? 0.5 घोल रहे हो। किस में घोल रहे हो? बेंजीन को, WA में। WA कितना? 39 ग्राम। WA कितना? 39 ग्राम, ठीक है ना। चलो कर दिया हमने, इतना कर दिया, ठीक है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। अब जो हमारे पास हमने क्या किया? हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। जब शुद्ध बेंजीन था उसका वाष्प दाब था 0.850 बार प्योर का। जब हमने सॉल्यूट डाला बेंजीन में, सॉल्वेंट में, तो वाष्प दाब क्या हो गया बच्चों? वाष्प दाब हो गया 0.845। कितना हो गया? PA कितना हो गया? 0.845 बार हो गया। कितना? 0.8। देखो कम हो गया ना। देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। यहाँ 0.850 था, यहाँ पे 0.845 है, ठीक है ना। कम हो गया हमारे पास। क्या हो गया? कम हो गया। हमें क्या करना है? हमें प्राप्त विलयन का वाष्प, ठोस का मोलर द्रव्यमान बताना है। जो ठोस आपने डाला ना, है ना, जो ठोस हमने डाला उसका मोलर द्रव्यमान क्या है? जो आपने ठोस डाला उसका मोलर द्रव्यमान हमें बताना है, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान हमें ठोस का बताना है, ठीक है ना। चलो तो हमको बताना है MB, है ना। ठोस कितना? जो ठोस है जो आपने ऐड किया उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर को M से डिनोट करते हैं, सॉल्यूट का बताना है, MB बताना है।
और एम ए बेंजीन का, एम ए क्या है, सॉल्वेंट है, उसका मोलर द्रव्यमान बेंजीन का कितना होता है, एम ई का निकालोगे आप तो ये आपका होता है 78 ग्राम मोल इनवर्स। कितना, 78 ग्राम मोल इनवर्स ये होता है। ठीक है ना, बस फॉर्मूला लगाइए और पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, जीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, ये आपके पास है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए आपके पास। इस तरीके से जीटा बी आपके पास है ना, जीटा बी इस तरीके से हमारे पास ये है। ठीक है ना, और बच्चों जीटा बी होता क्या है, आपके पास जीटा बी है, जीटा बी कितना होता है, जीटा बी नंबर मोल फ्रैक्शन निकालोगे इसका तो मोल फ्रैक्शन कितना आता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना बी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के और बी के हो जाएंगे, कितना जाएंगे, ए के और बी के इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए। अब हमको पता है कि जो यहाँ पे बी है ना, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, N1 और N2 क्या है, आपके जो विलयन में उपस्थित विलायक और विलय के मोलों की संख्या है, विलय और विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है ना, तो तनु विलयन में क्या होता है, जो N2 होता है, यानी ये जो होगा NB ना वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, NB क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा Na से, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास NB अपॉन Na इज इक्वल टू पी नॉट है आपको दे रखा कितना 0.850 माइनस पी ए 0.845 अपॉन पी ए कितना 0.845 है ना। इसको इस तरफ कैलकुलेट करोगे आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए तो 0.850 में से आप 0.845 करो माइनस 45 है ना, तो लगभग 5 के आसपास आ जाएगा। 0.850 माइनस 0.845 अपॉन कितना, पी ए कितना दे रखा 0.845 है ना। एनबी क्या आता है बच्चों, एनबी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास MB। इसी तरीके से ए का WA अपॉन क्या MA है ना, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.845 इस तरीके से है ना। बस आपके पास WB गिवन है, MB आपको निकालना है, WA गिवन है, MA आपको गिवन है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लगभग आप देखोगे इधर जाएगा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा WB इंटू WB और आपका देखोगे MA ऊपर गया MA, ठीक है ना, अपॉन MB इंटू WA है ना, और बाकी इधर वाली वैल्यू आप पुट करोगे, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है ना, तो वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ MB आपको निकालना, बाकी सारी वैल्यू गिवन है तो आंसर आ जाएगा है ना। समय के अभाव के कारण बच्चों मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, आप उसके सवालों को कर सकते हैं है ना। तो इस तरीके से बच्चों इसके सवाल होते हैं है ना। लास्ट में हमारे पास समय के कारण मुझे कंप्लीट नहीं करा पाया मैं, आप इसको कर सकते हैं, मैंने आपको सारी वैल्यूज बता दी है।